अरे बैठ जाओ ना भाई। है। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। अच्छा अलग है। अलग था, कुछ अलग था तेरे वाली में। अच्छा ठीक है भाई, अलग था तो ठीक है। पढ़ लिया राइट टू। हाँ। एक और काम की बात, कि कल मॉडल टेस्ट पेपर होगा। मॉडल पेपर होगा कल 10 बजे, सुबह 10 बजे। है। हाँ पहले टेस्ट होगा। क्लास तो शाम को होगी होगी। तो पढ़ के आना है सारा। मॉडल पेपर का मतलब है मॉडल पेपर, जैसा एम्स में आता है वैसा वाला पेपर, सारे सब्जेक्ट सारे क्वेश्चन। तो कोई नहीं देखे इसको तो सही, क्या नुकसान नहीं है कुछ। ठीक है, तो 10 बजे आ जाना है सबको, मॉडल टेस्ट पेपर देने और पढ़ के आना है। सारे सब्जेक्ट। ठीक है, पढ़ लोगे, तुम होशियार हो रहे, पढ़ लोगे। पढ़ ही रहे हो ना रोज, और अलग क्या करोगे। पढ़ रहे हो ना, बस पढ़ते रहो, वैसे रिवाइज करके आ जाना, इंपॉर्टेंट चीज है। हो जाएगा, अच्छा होगा पेपर सबका। है। अपन पढ़ रहे थे राइस ट्यूब। राइस ट्यूब भी पढ़ रहे थे। हाँ अब बताओ राइस ट्यूब। अरे भैया चुन्नी काहे डाल ली। चुन्नी काहे डाल ली। है बेटा। दर्द हो रहा। सर में दर्द है। हेडेक हो रहा है। अच्छा फैन की हवा। तो क्या है। ठीक है उधर आएंगे तब देखेंगे, अभी दूर से दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। चलो कोई बात नहीं। तो राइस ट्यूब के बारे में कौन क्या बता देगा भाई आज मुझे। अब बातें ना कर ओ बालिके, बातें नहीं। राइस ट्यूब के बारे में बताओ थोड़ा। क्या होता है राइस ट्यूब। हिमांशु बताएगा क्या आज। कोई बात नहीं, तू भी बता सकता है इसे, क्या तू जाता ही है सब। ठीक है बेटा बताओ। कौन बताएगा। चुप कह रहे हो, बता दो। आप बताओगे। बता दो। राइस ट्यूब डालते टाइम कौन सी पोजीशन दे देंगे। कौन सी। हाई फॉलोअर्स। तो कहां तक पहुंच गए, मेजरमेंट का फॉर्मूला नेक्स्ट याद है सबको। नोज ईयर लोब एंड रिकॉइल प्रोसेस। चार मार्किंग राइस ट्यूब पे। देयर इज फोर मार्किंग ऑन द राइस ट्यूब, फर्स्ट इज ऑन 40 सेंटीमीटर, इट इंडिकेट्स दैट इसोफेगो गैस्ट्रो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन को इंडिकेट करेगा। 50 सेंटीमीटर इंडिकेट्स स्टमक, 60 सेंटीमीटर इंडिकेट्स पाइलोरस एंड 70 सेंटीमीटर इंडिकेट्स ड्यूटेनम। ठीक है, ये तुमको याद हो गए। उसके आगे क्या करेंगे, अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा, मतलब तपना पड़ेगा भाई। और ये गर्मी क्यों पड़ने लगी है पता है। नहीं नहीं, सबको चांद पसंद है ना। तो वो सब अब क्या है, नफरत जल रहा है वो इतना। अरे सबको चांद पसंद है ना तुमको, चांद जैसे मुकड़े वाला। इसलिए जेलसी में सूरज जल रहा है और जल जल के आग बसा रहा तुम पे अब। तो कोई ना कोई उसको भी पसंद करो भाई। हम्म। है, कोई सूरज को भी पसंद करो। कोई बोल रहा हूँ, कोई सूरज को भी पसंद कर लो। सबको चांद ही चाहिए क्या। ठीक है चलो तुम्हारी मर्जी भाई। राइस ट्यूब डल गई, अब निकालेंगे। कैसे निकालेगा। तो निकालने टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कहना क्या है मरीज को, कि आस्क द क्लाइंट टू टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड। टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड एंड रिमूव द ट्यूब स्लोली। और ड्यूरेशन है 3 से 6 सेकंड में निकाल देनी है। स्लोली का मतलब ये नहीं 10 मिनट में निकाल दो। टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड, जिससे एस्पिरेशन के चांसेस कम होंगे। और जब भी ट्यूब निकालोगे राइस ट्यूब, क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, ट्यूब को किंग करके निकालनी है, या आगे कैप लगी होनी चाहिए। क्यों। अगर उसमें कोई सिक्रेशंस होंगे वो आप उछल सकते हैं, तो या तो ट्यूब को किंग करके निकालना है, या फिर कैप लगी होनी चाहिए, कैप लगा के निकाल लेना है। 3 to 6 सेकंड में निकाल देने का। पहले जो फिक्सेशन है उसको हटाना है, और उसके बाद पेशेंट को बोलना है डीप ब्रीथ लेके होल्ड रखो। तो टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड, जिससे काम हो जाएगा। अरे हिमांशु आज ऑनलाइन वाले आए नहीं भाई, क्या मामला है। सो रहे हैं कि ठीक से लगी नहीं है क्लास। सिर्फ एक खान साहब का मैसेज आया हुआ है टेस्ट, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। एंड मत कर देना तू भी। हो गया था। इसमें इतना लिख रहे, लंबी गहरी सांस लो, रोको और निकाल दो 3 से 6 सेकंड में। इतना ही है। ले लो लंबी गहरी सांस लो, रोको, निकाल दी, बस रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स, अब हो गया। है? लगा है ना। ठीक है। बस बस अब ये सीटी कहाँ से बजने लगी। हाँ। ठीक है। अब फ्लूइड देना है तो किस हिसाब से दे सकते हो, फीड किस हिसाब से दे सकते हैं। तो 3 to 400 ml एवरी 3 to 6 आवर दिया जा सकता है। इसके अलावा 24 आवर्स में अगर टोटल फीड कितना देना हो, जो कंप्लीटली राइस टू फीड ले रहा हो, तो 2000 से 3000 ml दिया जा सकता है। इसके अलावा रेसिडुअल वॉल्यूम चेक करना है। रेसिडुअल वॉल्यूम एवरी फीड से पहले चेक कर सकते हो, वो नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट 4 आवरली तो करना है, एटलीस्ट 4 आवरली करना ही करना है। इसके अलावा जब भी रेसिडुअल वॉल्यूम 100 ml से ज्यादा होगा, विथहोल्ड करना है फीड को। इसका मतलब ये हुआ जो फीड से आप दे रहे हो पेशेंट को एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, अभी पेट भरा हुआ है, मत पिलाओ और मत दो अभी, रोक दो, थोड़ी देर पिलाएंगे बाद में। तो ऐसा कर लोगे तुम लोग, या और पिला दोगे। पिला दोगे। ठीक है। तो ध्यान से याद रखने वाली चीज कि 24 आवर्स में मैक्सिमम फीड 2000 से 3000 ml लिक्विड दिया जा सकता है।
3 to 400 ml 3 to 6 आवर्ली दिया जा सकता है। इसके अलावा रेसिडुअल वॉल्यूम एवरी फीड से पहले चेक करना अच्छा रहता है, अगर वो नहीं कर रहे तो एवरी 4 आवर्ली एटलीस्ट करना है। और रेसिडुअल वॉल्यूम 100 ml से ज्यादा होगा तो फीड को विथ होल्ड करना है और डिले करना है। अगर किसी पेशेंट के राइस ट्यूब डली हुई है और लगातार कंटिन्यूस सक्शन पे लगी हुई है और तुमको देनी है टेबलेट, अब तुमने टेबलेट दे दी तो क्या करोगे भाई? अब टेबलेट दे दी और सक्शन पे लगा हुआ है तो लगातार तो जो दी वो तो बाहर आ जाएगी ना। कितनी देर क्लेम करोगे? हम्म कितनी मिनट? एटलीस्ट 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक क्लैंपिंग करनी है जिससे जो मेडिसिन दी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो अगर किसी के कंटिन्यूस सक्शन पे लगा है और आपको ओरल मेडिकेशन थ्रू द राइस ट्यूब देना हो तो आपको टेबलेट देने के बाद एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर तक राइस ट्यूब को क्लेम करना है, सक्शन नहीं करना है, नहीं तो वो गोली दी है वो बाहर आ जाएगी ना। तो एब्जॉर्प्शन का वक्त दे देना है उसको। हो गया? क्लेम कर दिया? बता दे। हो गया ये? बहुत बढ़िया। जिम्मेदारी क्या निभाओगे तुम? जिम्मेदारियां तुम्हारी बहुत ज्यादा है। तो चेंज द फीडिंग कंटेनर एंड ट्यूबिंग एवरी 24 आवर्स। फीडिंग कंटेनर कौन है? फीडिंग बैग से अगर फीडिंग दे रहे हो तो 24 आवर्स में नया लगाना है, 24 आवर्स में नया लगाना है। सिरिंज भी सिरिंज से दे रहे हो तो सिरिंज भी 24 आवर्स में चेंज करनी है। इसके अलावा ऑलवेज असेस बॉल साउंड, डू नॉट एडजस्ट एनी फीडिंग बॉल साउंड आर एब्सेंट। बॉल साउंड है ही नहीं पेशेंट में, क्या इंडिकेट करेगा? एब्सेंस ऑफ बॉल साउंड क्या इंडिकेट करता है? हम्म हम्म पैरालाइटिक इलियस हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो फीड नहीं देना है, फीड नहीं देना है, क्योंकि जो गया है अंदर उसको बाहर आना जरूरी है। अगर बॉल साउंड नहीं है तो सब अंदर ही अंदर बता जाओगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, बॉल साउंड को असेस करना है, अगर नहीं है तो फीड नहीं देना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा एडमिनिस्टर द फीडिंग एट प्रेस्क्राइब रेट और वाया ग्रेविटी फ्लो। जिस रेट से देने को बोला है, जितना ml हावरली या जितना ml 4 आवर्ली 6 आवर्ली जो भी फीडिंग प्रेस्क्राइब्ड है वो देना है, और वो ग्रेविटी से जाना है, आपको फोर्स नहीं करना है, आपको फोर्स नहीं करना है। सिरिंज का प्लंजर रिमूव करके जाना है, सिरिंज का प्लंजर रिमूव करके देना है। इसके अलावा फीड देने के बाद हमेशा फ्लश करना है, 30 to 50 ml वाटर और NS से फ्लश करना है ताकि राइस ट्यूब क्लीन हो जाए, उसके अंदर खाने के पार्टिकल्स जमा ना हो, ट्यूब ब्लॉक ना हो, बैक्टीरिया डिपॉजिट ना हो। तो ट्यूब को हमेशा क्या कर देना है? फ्लश कर देना है। तो जो सिरिंज है असेप्टो सिरिंज या 50 ml वाली सिरिंज जिसे फीड देते हैं या फीडिंग बैग से फीड दे रहे हैं, सारा 24 आवर्स में चेंज होना है। इसके अलावा सिरिंज से अगर फीड दे रहे हो तो उसका प्लंजर रिमूव करके ग्रेविटी से ऑटोमेटिक जान देना है, आपको फोर्स नहीं करना है, आपको फोर्स नहीं करना है। इसके अलावा फीडिंग देने के बाद 30 से 50 ml NS और वाटर से फ्लश करना है राइस ट्यूब को। तो ये बातों का ख्याल रखते हुए जिम्मेदारी निभा देना है, इससे पता चलेगा तुम कितने जिम्मेदार हो। हम्म नेम द ट्यूब व्हिच इज यूज्ड इन इसोफेजियल वेरिसेस। यस बच्चा, नेम द ट्यूब व्हिच इज यूज्ड इन इसोफेजियल वेरिसेस। यस बेटा पड़ोसी, हाँ बताएं। इसोफेजियल वेरिसेस में कौन सा ट्यूब यूज करते हैं? किधर रहता है? आप बताओ। अरे आप बताओ। नेम द ट्यूब व्हिच इज यूज्ड इन इसोफेजियल वेरिसेस। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, गलत होगा तो बोलो। हाँ बता भाई पहलवान। हाँ कौन सा है? सेंगस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब है बेटो। पढ़ते नहीं हो रहे? हम्म किसको है? डिस्कार्ड नहीं करेंगे। रेसिडुअल वॉल्यूम जब भी चेक करोगे जितना है एस्पिरेट किया उसको वापस वापस स्टमक में ही डालेंगे, ये नहीं खींच के बाहर फेंक दिया, शरीर में आ गया और बाहर फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। ये आपका फीडिंग बैग ऐसा होता है। जल्दी सोगी बेटा। हम्म ये है फीडिंग बैग, एवरी 24 आवर चेक करना है। इसको ग्रेविटी बैग भी बोलते हैं। ग्रेविटी फीडिंग बैग क्या है? ग्रेविटी फीडिंग बैग। आगे आईवी साइड जैसा अटैच्ड है, इस बैग में भर दो आप जो भी लिक्विड डाइट देना है पेशेंट को, दाल का पानी, चावल का पानी, जूस, ये वो जो भी है, और इसके थ्रू ग्रेविटी के थ्रू जाएगा। फ्लोराइड सेट कर दो जो भी देनी है। तो फीडिंग बैग को तुम पहचान लेना बस। यहाँ फोटो का मकसद इतना ही है कि जब भी तुम्हें ये मिले तुमको इसका नाम याद रखना है कि ये कौन। हाँ बस। राइस ट्यूब के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है भाई? राइस ट्यूब के कॉम्प्लिकेशन, ट्यूब डिस्प्लेस हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, ज्यादा दे दिया तो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट ने वोमिटिंग किया है, फीडिंग देते देते पेशेंट ने वोमिटिंग कर दी, क्या करोगे? फीडिंग को रोकना और पेशेंट को क्या करना है? साइड लाइन पोजीशन देनी है और जरूरत पड़े तो सक्शन करना है, अदरवाइज एस्पिरेट कर लेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा? एस्पिरेट कर लेगा। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि व्हाइल गिविंग राइस ट्यूब फीडिंग पेशेंट स्टार्टेड वोमिटिंग, व्हाट इज योर नर्सिंग एक्शन? तो आप क्या करोगे? स्टॉप द फीडिंग एंड प्रोवाइड साइड लाइन पोजीशन। स्टॉप द फीडिंग एंड प्रोवाइड साइड लाइन पोजीशन। ये चीजों का ख्याल रखेंगे। और
हमेशा फीडिंग कौन से रूम टेम्परेचर पे देना है, रूम टेम्परेचर पे फीडिंग देंगे, बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडी फीडिंग नहीं देंगे जो एब्डोमिनल क्रैम्प कॉज कर सकती है, इसलिए हमेशा रूम टेम्परेचर पे लाके ही फीड देना है। अगर लगातार कंटिन्यूअस सक्शन पे लगा हुआ है राइस ट्यूब, कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस हो जाएगा, राइस ट्यूब गई है लगातार सक्शन पे लगा हुआ है, यानी कि स्टमक डिकम्प्रेस हो रहा है, सारा कंटेंट बाहर आ गया, क्या होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट कैसा होता है एसिडिक इन नेचर, तो सक्शनिंग में क्या निकल रहा है, सारा एसिड चला गया, एसिड जब निकल गया सारा, तो कौन बच गया, सारा एल्कलाइन बच गया है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। डायरिया में कौन सा होता है, क्योंकि इंटेस्टाइनल कंटेंट कैसा है, एल्कलाइन इन नेचर है, इंटेस्टाइन कंटेंट आर एल्कलाइन इन नेचर, जब डायरिया हो रहा है तो इंटेस्टाइनल कंटेंट लॉस हो रहा है, यानी कि एल्कलाइन लॉस हो रहा है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। हो गए कॉम्प्लिकेशन, हो गए, चलो कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं हुए, लो करो करो जल्दी करो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकता है राइस ट्यूब इंसर्शन के, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ राइस ट्यूब इंसर्शन, हम्म बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर ठीक है, और हम्म ब्लीडिंग डिसऑर्डर बिल्कुल शाबाश, स्कल का बेस फ्रैक्चर होगा तो प्लेन में परफोरेट करके ट्यूब जा सकती है, इसके अलावा अगर डीएनएस है सीवियर टाइप ऑफ डीएनएस तो नहीं देंगे पेशेंट को, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो नहीं देंगे पेशेंट को, बहुत हाई डोज में एंटीप्लेटलेट ड्रग्स चल रही हो तो नहीं लगाएंगे क्योंकि इंजरी करेंगे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, तो ये बहुत सारी कंडीशन है, देखे आगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कोई गैस्ट्रिक सर्जरी स्टमक की ही सर्जरी हो रखी है पेशेंट की, यानी कि पैसेज क्लियर नहीं है, पैसेज क्लियर नहीं है तो आपको पता नहीं है और आप राइस ट्यूब डालने पे लगे पड़े हो, ट्रॉमा इंजरी कर सकते हो, अल्सर है, अल्सर और परफोरेट कर सकते हो उससे, इसके अलावा ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला में नहीं डालना है, इसोफेजियल कोई सर्जरी हो रखी हो इसोफेगस की, उस कंडीशन में अटेम्प्ट नहीं करेंगे अपन, इसके अलावा नेजल पॉलिप्स हो कोई या नेजल सर्जरी हो या फेशियल सर्जरी हुई हो उस कंडीशन में भी नहीं डालेंगे हम, डीएनएस में नहीं डालेंगे, इसके अलावा पेशेंट में क्या है एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे, एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे चल रहा हो उस कंडीशन में भी नहीं डालेंगे क्योंकि उसे इंजरी हुई राइस ट्यूब से तो ब्लीडिंग और हो सकती है। बाकी स्पेशलाइज्ड ट्रेन पर्सन इन सारी कंडीशनों में डाल सकता है, ये सिर्फ कॉन्ट्राइंडिकेशन हम लोगों के लिए है। राइट वाला नाक बंद है, कौन से में राइस ट्यूब डालेंगे, और नॉर्मली कौन से में डालेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल्स में डालेंगे, स्प्रिंग बैग की हाइट क्या रख देंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल्स में डालेंगे, स्प्रिंग बैग की हाइट क्या रख देंगे 45 सेंटीमीटर, एनिमा कैन की कितनी थी, रिटेंड की कितनी थी, कुछ तो तुमको याद है, जीनियस हो, हाँ हाँ कोयला जीनियस की कैटेगरी में ही आया हुआ है, सब डिवीजन किया हुआ है उसका, एक तरफ कोयले हैं एक तरफ कोई नूर है डायमंड है, जीनियस की दो कैटेगरीज है, एक कोयला एक डायमंड, तो कुछ कोयले हैं कुछ डायमंड है, दोनों की वैल्यू सेम है, आज तो तुम सुबह से थोड़ी आए हो, आज भी आए हुए हो, बहुत पढ़ रहे हो तुम यार, हैं? अच्छा जबरदस्ती हो रहा है, हाँ कल 10 बजे आना टेस्ट देने, और सबको आना है सबको, जो ये सकल टेस्ट में नहीं दिखेगी उसको जो परसों आएंगे तो उसको क्लास में पेपर देके यहाँ बैठा के सॉल्व करवाएंगे, आंसर मिल जाए तो भी इतने जीनियस नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चनों के आंसर राइट कर ले, कर लेंगे, हो गया लिखे, अब एक क्वेश्चन आ गया, ये जो दिख रहा है फोटो में क्या हो रहा है, ये गैस्ट्रिक लवाज हो रहा है, लवाज का मतलब क्या है, लवाज का मतलब है भाई साहब साफ करना है, साफ करेंगे, पेट साफ करना है, क्यों करेंगे, या तो कोई पॉइजन हो गया हो या कोई सर्जरी से पहले डिकम्प्रेस करना हो, अब बताओ गैस्ट्रिक लवाज शुड नॉट बी डन इन, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया हुआ है कहीं, अच्छा बी में नहीं करेंगे, कोरिजिव क्या है, हाँ ये क्वेश्चन अभी आया ना कोई केरोसिन केरोसिन कहीं, बिल्कुल कोरिजी में नहीं करेंगे अदरवाइज और ट्रॉमा कर सकता है, इसलिए हमेशा अवॉइड करते हैं कोरिजी में, और गैस्ट्रिक लेवल अदर कंडीशन में जब भी कोई पॉइजनिंग वाली कंडीशन हो, अगर विद इन कितना विद इन हावर में ही किया जाए तो ही इफेक्टिव रहता है, अदरवाइज जो पॉइजन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, अदरवाइज जो पॉइजन है वो तो एब्जॉर्ब हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गया है, उसके बाद भले ही तुम स्टमक धोते रहो फायदा नहीं होगा, तो विद इन 1 आवर बेनिफिशियल रहता है मैक्सिमम, बाकी करते तो है ही, क्योंकि हॉस्पिटल में पॉइजन खा के पेशेंट 3 घंटे बाद आया तो भी ये तो करना ही है ना, करना पड़ेगा, अदरवाइज बोलेगा मरीज तुमने कुछ किया ही नहीं, कोशिश किया है साफ कर दिया है जहर निकाल दिया है, ऐसी कोशिश करनी होती है, बट इफेक्टिवनेस विद इन 1 आवर है, इफेक्टिवनेस इज विद इन 1 आवर है, और केरोसिन वाले में और कोरिजिव वाले में एसिड और एल्कलाइज वाले में नहीं करना है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, एसिड और एल्कलाइज दोनों हो सकता है कोरिजिव सब्सटेंस, और इन कंडीशंस में गैस्ट्रिक लवाज कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अदरवाइज ये और ज्यादा इंजरी कर सकते हैं, तो एक पॉइंट लिख लो ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, दोनों लिख लो कि गैस्ट्रिक लवाज is effective only when it is done within 1 hour of poisoning and should not be done gastric lavage in corrosive poisoning, और corrosive acid और alkali दोनों poisoning में से कोई भी हो सकता है केमिकल,
बाकी होम रेमेडीज कुछ नहीं करनी है। कई लोग बोलते हैं दूध पिलाओ, मिल्क पिलाओ, कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो साइंस में नहीं है, वो होम रेमेडीज है। तो आपको दूध दूध नहीं पिलाना है, हॉस्पिटल ले आना का है। पॉइजनिंग की अलग से क्लास होगी ना, सारी पॉइजनिंग की क्लास हुई थी ना, हुई थी ना, पुराने बच्चों की नहीं हुई? क्या बात है, रमेश सर ने ली थी यार सारी पॉइजनिंग, ऑनलाइन ली होगी। हुई है, किसी के लिखा हुआ है? हुई तो थी मेरे हिसाब से। नहीं हुई तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, जब सबको नहीं पता नहीं हुई इसका मतलब नहीं हुई है। अच्छा हो गई तो भी नहीं पता है, गजब हो भाई साहब। गैस्ट्रोस्टोमी और जुजनोस्टोमी फीडिंग क्या है? इधर देखो भाई, बातें ना करो। गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग और जुजनोस्टोमी फीडिंग क्या है? फोटो में दिख पा रहा है तुमको? अगर ऐसा फोटो आ गया, ये क्या है? अब दिख रहा है तुमको, स्टमक में डली हुई है ट्यूब, कहां डली हुई है? ट्यूब कहां डली है भाई? स्टमक में डली है, तो स्टमक को क्या बोलते हैं? तो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब है ये। कौन सी ट्यूब है? गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। इसमें देखो कहां डली हुई है। हाँ, तो ये जुजनोस्टोमी ट्यूब है। ऐसे फोटो आ जाए तो आइडेंटिफाई करने का है। दो लाइनें लिख लो, गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग क्या है? The gastrostomy feeding is given through an artificial opening made surgically into the stomach through the abdominal wall for the feeding purpose when the patient is not able to swallow through esophagus. क्यों करने की जरूरत पड़ेगी? जब खाना मुंह से खाएगा और esophagus के थ्रू स्टमक में नहीं जा पाएगा, रास्ते में ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी esophagus की दिक्कत हो, ट्यूमर हो और कोई प्रॉब्लम हो जिससे गैस्ट्रिक पैसेज ब्लॉकेज हो, उस कंडीशन में फीडिंग कैसे दोगे? तो फीडिंग ऐसे डायरेक्ट स्टमक में ही पहुंचा देंगे। किधर पहुंचा देंगे? डायरेक्ट स्टमक में ही पहुंचा दी जाएगी। और ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, यहाँ डायरेक्ट स्टमक में एक ट्यूब डाल दी जाएगी। तो गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग डायरेक्ट सर्जिकली स्टमक में डायरेक्ट ट्यूब डालना है। जब भी इसोफेगस के थ्रू खाना खाने में पेशेंट अनेबल रहेगा, उस कंडीशन में ये सर्जरी के द्वारा ट्यूब डाली जाएगी फीडिंग के लिए। हो गया? लिख पाए भाई पीछे पहलवानों? बहुत बढ़िया। जुजनोस्टोमी क्या है? नाम से दिख रहा है जैसे गैस्ट्रोस्टोमी था वैसे जुजनोस्टोमी है। सर्जिकली क्रिएशन ऑफ एन ओपनिंग और स्टोमा थ्रू द स्किन इन फ्रंट ऑफ एब्डोमेन एंड द वॉल ऑफ जुजनम। और जुजनम तुमको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ए जुजनोस्टोमी इज एन अल्टरनेटिव टू गैस्ट्रोस्टोमी। अगर पैसे इतना ब्लॉकेज है, गैस्ट्रोस्टोमी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो अल्टरनेटिव चॉइस क्या आती है अपना? जुजनोस्टोमी आएगी। द एडवांटेज ओवर द गैस्ट्रोस्टोमी इज लो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ड्यू टू डिस्टल प्लेसमेंट। यहाँ स्टमक के बाद ही आता है, स्टमक के बाद ही आएगा जुजनम तो बहुत डिस्टली होने के कारण एस्पिरेशन की चांसेस एज कंपेयर टू गैस्ट्रोस्टोमी जुजनोस्टोमी में कम रहती है, तो इसलिए ये ज्यादा बेनिफिशियल भी है। कम फायदेमंद लग रही है। चले मस्त में ले ली थी आधी उबासी, फिर उसको लगा कि सर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलता है, इसमें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। बस सुबह से थोड़ी धीरे लें, कहीं ऐसे ना रह जाए। नहीं मैं तो अंदर ही अंदर ले लेता हूँ, ऐसे आ रही हो ना तो मुंह बंद कर लेता हूँ, अंदर ही उतर जाऊँ। देखा तुमने मेरे को बस लेते हुए? फिर नहीं आती ना, आती नहीं है। कहाँ देखा? अंदर का किसी को कुछ नहीं दिखता। मन का बोल रहा हूँ मैं कि गलत ले रहे हो तुम लोग। तो गैस्ट्रोस्टोमी एंड डिड्नोस्टोमी पे आ जाओ। ये भी अंदर की बात ही है दोनों। गैस्ट्रोस्टोमी एंड जिज्नोस्टोमी दोनों अंदर के ही सर्जरीज है। गैस्ट्रोस्टोमी में डायरेक्ट सर्जिकली स्टमक में ट्यूब डालेंगे फीडिंग के लिए, और जो जिज्नोस्टोमी है यहाँ डायरेक्ट सर्जिकली जुजिनम में ट्यूब डाल देंगे। और बेनिफिशियल जिज्नोस्टोमी ज्यादा है क्योंकि ये और ज्यादा डिस्टली है, तो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कम रहेगी, इसमें रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कम रहेगी। अगर फोटो के साथ तुमको आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे इमेज में तो दिख जाएगा अपने आप, स्टमक में डली है तो गैस्ट्रोस्टोमी है, जुजिनम में डली है तो जिज्नोस्टोमी है। आज ऐसा कैसे हो सकता है हिमांशु? तुम नीचे कंफर्म करो एक बार, एक भी बच्चा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ ये भी हो सकता है, पर सुबह से तो रोज ही होते हैं ना, जैसे इतने दिन से हो ही रहे, 3 दिन से। नहीं हो सकता लिंक सही से पेस्ट नहीं होगा। कोई नहीं आया अभी भी, ना बंदा ना बंदे की जात, सुनसान पड़ा है। कमेंट बॉक्स बिल्कुल सुनसान। हो गया भाई लिखे? क्या इतनी देर में तो ये जुनोस्टोमी हो ही जाती है प्रोसीजर ही। जितनी देर तुमने 2 लाइन लिखने में लगाई इतनी देर में प्रोसीजर हो जाता भाई। ओटी ड्यूटी किसी ने करी है कभी? अरे ओटी में ड्यूटीज करी है किसी ने? लेप्रोटोमी वगैरह यहाँ तक देखी बाहर? देखिए। अच्छा। हम्म। अब हो गया। ऐसे फिक्स करने का है इस ट्यूब को।
इधर खोपड़ी पे, वो तो कल तुमको बता दिया था। फिक्सेशन है ये, फिक्सेशन नोस्ट्रल्स में तो करना ही है, इसके अलावा सर्किल करके इधर फिक्स करना है ताकि ग्रेविटी से बाहर ना आए, ग्रेविटी से ट्यूब बाहर ना आए, सिर्फ इतना ही ख्याल रखना है, इसलिए सर्किल करके फोरहेड पे भी चिपका देने का। अब तुम्हारे लिए राइस ट्यूब पे आएंगे क्वेश्चन, अब मेरे को बता दो आंसर, फटाफट बताओ। Which of the following action is most appropriate when the nurse has been unsuccessful in attempt to insert a nasogastric tube using either nails? क्या करोगे भाई साहब, राइस ट्यूब डालने की कोशिश करी, डाल नहीं पाए, आज का नर्स टू अटेम्प्ट, ले तू डाल दे आजा, ऐसे करोगे। दूसरा, डॉक्यूमेंट द अटेम्प्ट इन द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, notify the physician that attempt have been unsuccessful and allow the patient to rest for 30 minutes before resuming work, बोला 30 मिनट आराम कर ले, दोबारा ट्राई करेंगे, ऐसा क्या करेंगे। हाँ, बता देने का है फिजिशियन को कि कोशिश कर ली बट हुआ नहीं। किसने कहा नहीं डालते, डालते ना, बिल्कुल डालते हैं। अब तुम मना कर दो ये मेरा काम नहीं है तो तुम्हारी मर्जी है, बाकी डालते राइस ट्यूब, कोई डर नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सिर्फ नर्सिंग स्टाफ ही राइस ट्यूब डालता है। एम्स थोड़ा लग्जरियस ज्यादा है, एम्स में ज्यादा डालने की कोशिश करता है पर उसे डलती नहीं है, तो नर्सिंग स्टाफ भी डालता है हमारे है। हाँ, क्योंकि वो पीजी स्टूडेंट है, उसने कभी काम किया नहीं है, उसको आता नहीं है, तो नर्सिंग स्टाफ भी डाल देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, रात में निकाली तैयार है नहीं, कौन लगाएगा, नर्सिंग स्टाफ लगा देता है, पर बताता भी नहीं इसने निकाली। हाँ बताओ, नर्स चेक द रेसिडुअल वॉल्यूम बिफोर एडमिटिंग ए बोलस ट्यूब फीडिंग टू ए क्लाइंट, 150 ml आ गया है, क्या कर देंगे भाई, मोर देन 100 ml अगर रेसिडुअल वॉल्यूम होगा तो फीड को स्टॉप कर देना है, क्या करना है, फीडिंग को स्टॉप कर देंगे। Before feeding a client via nasogastric tube, must check for residual and obtain a residual amount of 90 ml. अब क्या करोगे, डिस्कार्ड द रेसिडुअल अमाउंट, फेंक देंगे डस्टबिन में। दूसरा, होल्ड करेंगे फीडिंग, इसके बाद फीडिंग 4 घंटे बाद देंगे और रीइंस्टॉल करके फीड दे देंगे, क्या करेंगे, आप बताएं बेटा। हाँ, तो येलो सूट में लाइन से बैठे हुए दोनों में से कोई भी बता दो मुझे, क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, बी, डी, ऐसा क्या करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे। अच्छा, 90 ml है यानी कि लेस देन 100 ml है, इसलिए रीइंस्टॉल कर देना है, फीडिंग दे सकता है, मोर देन 100 आया फीडिंग को होल्ड करना है 3 to 4 आवर्स। The nurse is inserting a nasogastric tube in an adult client. During the procedure, the client begins to cough. खांसने लगा है, सांस में दिक्कत होने लगी है, कल ही बताया था तुमको, बता दो, कल बताया था, बताओ। राइस ट्यूब डालते डालते अचानक से क्या करोगे, बाहर हल्का सा, यूं नहीं पूरा नहीं, हल्का सा विड्रॉ एंड वेट, वेट अंटिल द सबसाइड ऑफ डिस्निया, वेट अंटिल द सबसाइड ऑफ डिस्निया। ओ बेटा, येलो येलो डटी फेलो सो रही है? क्या बोला मैंने लास्ट वर्ड, बता ना, बिल्कुल यूं जा रही थी तो यूं गिर जाती है अभी, क्या बोला था मैंने लास्ट वर्ड, बता। बेंच के ऊपर खड़ी करूंगा अगर नहीं बोली तो आज, कोई नहीं, 2 मिनट खड़ी रहे, नींद उड़ा, 2 मिनट खड़ी हो जा। जब नींद उड़ जाए तो मुझे ताके बैठ जाना। हाँ बताओ भाई, मतलब क्वेश्चन सामने है उसके बाद सो रही है, सोचो, अगर मान लो कुछ दूसरा होता तो जरूर सो सकती थी, क्वेश्चन में भी सो गई है, बैठ जा। The nurse is preparing to administer medications through a nasogastric tube that is connected to suction. To administer the medication, अभी अभी बताया तुमको कुछ देर पहले कि जब भी कंटिन्यूअस सक्शन पे लगा हो आपको टेबलेट देनी है, तो टेबलेट देके आ करेंगे हैं, और आ करके 30 से मिनट से लेके 1 आवर क्या कर देंगे, क्लैंप करेंगे ताकि टेबलेट एब्जॉर्ब हो जाए, क्या हो जाए, टेबलेट एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है चलो, तो क्लैंप कर देंगे, ठीक चलो। कंटिन्यूअस टाइप ऑफ फीडिंग इज एडमिनिस्टर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ, अरे नाम दिख रहा है कंटिन्यूअस, मतलब 24 घंटे चलेगी भाई साहब, और ये कंटिन्यूअस फीडिंग किसे देते हैं, सिरिंज पंप और इन्फ्यूजन पंप से देते हैं। A stroke patient was initially on nasogastric feeding, was able to tolerate soft diet, so the physician ordered the removal of it. कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, घुमा के ट्यूब निकालनी है, क्या करोगे, टेक ए ब्रीथ एंड होल्ड 3 to 6 सेकंड में बाहर निकाल देने का, अरे टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड 3 to 6 सेकंड में निकाल देने का, याद रह जाएगा, चलो ना जोड़ो। अब भाई साहब, जब पेशेंट को सू सू करने में दिक्कत आ जाए तो कैथेटर लगाएंगे, है ना, हाँ ऐसा करने से बचपन में जाते थे, अभी ऐसे मत करो, यही हो जाएगा नहीं तो, है अभी अगर किसी को ऐसी आदत तो नहीं अभी भी, है, है? ठीक है लिखो, कैथेटराइजेशन, और कैथेटराइजेशन यूरिनरी कैथेटराइजेशन है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, बातें ना कर रहा है हिमांशु, पीछे मुड़ मुड़ के भी कर रहा है। वलसालो क्या होता है, वलसालो क्या होता है, हाँ टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड एंड बीरिंग डाउन एफर्ट, तब वलसालो है, यहाँ वलसालो नहीं करना, जोर नहीं लगाना है, सुबह वाली में नहीं गया हुआ है यहाँ, जोर लगाएगा तो पता चला उधर कुछ, इसलिए नहीं करना है। ये वलसालो मैनर नहीं है जो मैंने बोला टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड, ये वलसालो नहीं है, वलसालो मैनर इज टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड एंड बीरिंग डाउन एफर्ट, तब वो वलसालो मैनर है, या बीरिंग डाउन एफर्ट नहीं है, जस्ट सिंपली टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड है। हो गया वलसालो के लिए तुम्हारे, चलो तो जोर नहीं लगाए। कैथेटराइजेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन लिख लो, किसने करी खोज, तो फ्रेडरिक यूगन बेसिलिस फोली, बेसिल फोली वाज एन अमेरिकन यूरोलॉजिस्ट हु डिजाइन्ड द फोलिस कैथेटर, किसने किया भाई, फ्रेडरिक यूगन बेसिल फोली,
इसने की फोलिस कैथेटर की डिजाइन और इसने बना दिया ये जो तुम आज तक डाले जा रहे हो इसको। कैथेटराइजेशन रबर का बना हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, सिलास्टिक का हो सकता है, सिलिकॉन का हो सकता है, सारे अलग अलग ड्यूरेशन के लिए रहेंगे। पर्पज सबका एक ही है, यूरिन को बाहर लाना है, यूरिन को बाहर लाना है, या फिर प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है, क्लीनिंग करनी है, अंदर कोई क्लॉट है, ब्लीडिंग है, उसको क्लीन करके बाहर निकालना है, तो इरिगेशन के पर्पज से हो सकता है, ब्लडर इरिगेशन के पर्पज से भी हो सकता है। तो देखें, या फिर यूरिन का कोई सैंपल लेना हो, यूरिन का सैंपल लेना हो तो भी किया जा सकता है। अब देखें, ये लिख पाए हो तो नाम इनका लिख लिया। हाँ, चलो शुरू हो जाओ लिखना फटाफट। तो कैथेटराइजेशन है क्या? एक रबर की ट्यूब डालेंगे भाई साहब यूरिथ्रा के थ्रू ब्लडर में। कहां डालेंगे? थ्रू द यूरिथ्रा इनटू द ब्लडर, थ्रू द यूरिथ्रा इनटू द ब्लडर। और यूरिथ्रा की लेंथ मेल की 19 टू 20 सेंटीमीटर और फीमेल की 4 सेंटीमीटर, 6 mm डायमीटर होता है। तो ये याद रखना है, ये तो तुम पढ़ोगे वैसे जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में, एनाटॉमी जो पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो जो मेल का यूरिथ्रा है उसकी जो लेंथ है वो 90 से 20 सेंटीमीटर है। दिस इज द कॉमन पैसेज वे फॉर यूरिनेशन एज वेल एज इजैकुलेशंस। फॉर द फीमेल द लेंथ ऑफ यूरिथ्रा इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ बहुत शॉर्ट होने के कारण रिस्क ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फीमेल में ज्यादा होती है। राइस ट्यूब निकाल के किधर फेंकेगा भाई? हम्म, अच्छा। So urinary catheterization is a procedure in which a catheter is introduced through the urethra to the urinary bladder. Urinary bladder. The length of male urethra is 19 to 20 centimeter and female urethra is 4 centimeter. Due to shortest length of urethra in female, females are more prone to develop urinary tract infections. हो गया लिखे? हो गया क्या? पक्का? कैथेटर के टाइप्स देखेंगे। मेनली देयर आर 3 टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर्स। 3 टाइप में एक इंडवेलिंग कैथेटर, दूसरा एक्सटर्नल कैथेटर्स और थर्ड इज इंटरमिटेंट कैथेटर, इन आउट कैथेटर, रबर कैथेटर, स्ट्रेट कैथेटर, इतने सारे नाम दे सकते हो उसको। फॉर एग्जांपल में K90 कैथेटर है उसका नाम। इंडवेलिंग कैथेटर का मतलब है रिटेनिंग कैथेटर। ये एक बार डाला, बैलून इन्फ्लेट किया, ये अंदर रहेगा। ये जब भी इस्तेमाल किया जाएगा जब एटलीस्ट 2-3 दिन तक कैथेटराइजेशन की जरूरत हो या कुछ समय तक अंदर रिटेन रखना हो, तब ये कैथेटर क्या कहलाएगा? इंडवेलिंग कैथेटर कहलाएगा। दूसरा कैथेटर आता है एक्सटर्नल कैथेटर। एक्सटर्नल कैथेटर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में स्पेशली लगाया जाता है। हाँ, उसमें मेल कंडोम कैथेटर आता है। इसके अलावा थर्ड वाला जो है इन एंड आउट और इंटरमिटेंट कैथेटर है, वो तुमको जरूरत पड़ी, अभी ब्लैडर फुल है, पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पा रहा, कैथेटर डाला, यूरिन ब्लैडर खाली किया, वापस निकाल दिया। अब इनको सबको देखेंगे वन बाय वन। तो इंडोलिंग कैथेटर में फोलिस कैथेटर आ सकता है, उसको रिटेंशन कैथेटर कहेंगे, और इसमें डबल ल्यूमन ट्रिपल ल्यूमन भी होता है। दूसरा एक्सटर्नल कंडोम कैथेटर है एंड थर्ड इज रबर कैथेटर, स्ट्रेट कैथेटर, नॉन रिटेंशन कैथेटर, इन आउट कैथेटर, स्ट्रेट कैथेटर, ये सारे नाम है इसके। तो मेनली 3 टाइप्स के कैथेटर्स होंगे। जो अंदर रुका रहेगा वो रिटेंशन कैथेटर है, उसका एग्जांपल फोलिस है। ट्रिपल ल्यूमन हो सकता है, डबल ल्यूमन हो सकता है। इसके अलावा एक्सटर्नल कैथेटर जो कंडोम कैथेटर है, और थर्ड वाला रबर कैथेटर, स्ट्रेट कैथेटर, इन आउट कैथेटर, नॉन रिटेंशन कैथेटर, K90 कैथेटर, ये सब एक ही चीज है। और ये जस्ट ब्लैडर को एम्प्टी किया और वापस रिमूव कर दिया, वो वाला टाइप का कैथेटर है। राइस ट्यूब इंसर्शन स्टराइल प्रोसीजर था कि क्लीन था? और कैथेटराइजेशन स्टराइल प्रोसीजर है और बहुत ज्यादा यूटीआई के चांसेस होंगे अगर आप स्टराइल टेक्निक, असेप्टिक टेक्निक्स फॉलो नहीं करोगे, तो यूटीआई डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांसेस और रिस्क है। इसलिए हमेशा प्रॉपर हैंड वॉशिंग के बाद स्टराइल ग्लव्स के साथ असेप्टिक टेक्निक्स के थ्रू ही कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करना है। ह्यूमन कैथेटर ये मेनली ब्लैडर इरिगेशन के लिए काम आता है। TURP प्रोस्टेट सर्जरी है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। उस सर्जरी के बाद जब ब्लैडर को वॉश करना है, इरिगेट करना है, क्लॉट्स को रिमूव करना है, डेब्रिस स्लज को रिमूव करना हो, उस समय पे ट्रिपल ल्यूमन वाला कैथेटर यूज करेंगे, क्योंकि एक से सलाइन दिया जाएगा और वापस आएगा। बाकी 2 पोर्ट तो नॉर्मल कैथेटर में ही है, इसमें जो एडिशनल है उससे जो फ्लूइड है वो जाएगा और वापस भी आएगा। हो गया ये लिखे? तो डालते समय मेल सुपाइन पोजीशन देंगे और फीमेल को डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देंगे। एंड डोर्सल रिकमेंड पोजीशन या
एक कैथेटर के लिए अलग पोजीशन के नाम का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें डॉर्सल लिगामेंट ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था फ्रॉग पोजीशन। कौन सा? फ्रॉग पोजीशन। तो डॉर्सल लिगामेंट पोजीशन जो कैथेटराइजेशन के लिए यूज करते हैं उसी को फ्रॉग पोजीशन बोल सकते हैं। जब पेशेंट सुपाइन लेटा होगा, नी लेग्स सेपरेटेड होंगे और स्लाइटली फ्लेक्स्ड होंगे, स्लाइटली फ्लेक्स्ड होंगे, वो डॉर्सल लिगामेंट है, उसी को फ्रॉग पोजीशन बोलेंगे। ये पहचानते हो तुम, सब जानते हो इस कैथेटर को, जानते हो ना अच्छे से? देख लो, इसका फोटो बना लो ल्यूमन के साथ, वो याद बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में है तो कुछ नहीं, एक लाइन खींच के आगे 2 ल्यूमन बनाना है, कुछ नहीं करना है। तो ये बैलून होता है आगे, 2 इन्फ्लेट करना है। इसके अलावा आगे क्या है? उसके बाद ओपनिंग है, कैथेटर के आगे ओपनिंग है, एक से सलाइन डाल के बैलून को इन्फ्लेट करना है, दूसरे से यूरोबैग को कनेक्ट करना है। तो एक ड्रेनेज पोर्ट हो गया, एक बैलून पोर्ट हो गया। तो इस बैलून की कैपेसिटी 5 ml से 30 ml होती है, 5 ml से 30 ml होती है। नॉर्मली यूजुअली हॉस्पिटल प्रैक्टिस में अपन 10 to 15 ml डालते हैं, आइडियली 10 ही डालते हैं। और ये ध्यान रखना है कैथेटर डालने के बाद बैलून हमेशा यूरिन आने के बाद ही इन्फ्लेट करना होता है। डाला कैथेटर किसी ने? ये बोलिए ये हमारा काम नहीं है, एक डॉक्टर का काम है। नर्सिंग स्टाफ डालता है उसमें सारा पॉलिश, तो बिल्कुल, स्पेशली फीमेल वार्ड में तो, क्योंकि फीमेल डॉक्टर्स कम है, मेल डॉक्टर ज्यादा है, तो मेल वाले तो फिर भी लगा देते हैं जेआर। लगता है फीमेल डॉक्टर ही नहीं है तो लगाएगा कौन? तो चलेगा, सारे नर्सिंग स्टाफ ही लगाते हैं, वो भी फीमेल लगाते हैं। कौन लगाता है? मेरा वार्ड फीमेल है, सारा स्टाफ ही लगता है, क्योंकि फीमेल डॉक्टर ही नहीं है तो लगाएगा कौन? तो चलेगा, सारे नर्सिंग स्टाफ ही लगाते हैं, वो भी फीमेल लगाते हैं। कौन लगाता है? फीमेल। हो गया ये आपका 3 वे कैथेटर है, कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन। ये सीबीआई वो सीबीआई नहीं है, ये सीबीआई क्या है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन के लिए यूज होने वाला कैथेटर ट्रिपल ल्यूमन है, एक सेशन लाइन देंगे और वापस आएगा। टीयूआरपी में यूज करते हैं, और टीयूआरपी है क्या? ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। आइडियली टीयूआरपी में इरिगेशन के लिए सॉल्यूशन हॉस्पिटल सेटिंग में यूज करते हैं, कौन सा? एनएस करते हैं। क्या करते हैं? एनएस। और बट एनएस के कारण इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, सोडियम है उसमें, सॉल्ट है, तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस आ सकता है। इसलिए अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है हो कि सॉल्यूशन ऑफ चॉइस कौन सा है, तो सॉल्यूशन ऑफ चॉइस है ग्लिसरॉल और ग्लाइसिन। ग्लिसरॉल और ग्लाइसिन ये सॉल्यूशन ऑफ चॉइस कहलाता है। और ये कब तक चलता है? टीयूआरपी के बाद एटलीस्ट 24 टू 48 आवर्स तक चलता है इरिगेशन, जब तक कि क्लियर फ्लूइड वापस क्लियर ना आने लग जाए तब तक इरिगेशन चलता रहेगा। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग हो रही हो या यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा हो तो हमको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, इरिगेशन को स्टॉप करके फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। So three-way catheter, three-way Foley's catheter is used for continuous bladder irrigations after the TURP procedures, और ये 24 to 48 आवर आफ्टर द TURP कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन चलेगा, जब तक कि लिक्विड क्लियर ना आने लग जाए तब तक चलेगा। क्योंकि टू वॉश आउट करना है, क्या करना है? फूड स्लज और ब्लीड और क्लॉट को सबको वॉश करना है, अंदर रिटेन रहेगा, इंफेक्शन कॉज करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, इसलिए पूरा साफ कर देना है। और अगर इस टाइम पे ब्लीडिंग हो रही हो या यूरिन आउटपुट पेशेंट का डिक्रीज पाया गया तो आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करने का। हो गया था? नहीं? हो गया? और कौन कौन से सॉल्यूशन ब्लड इरिगेशन में यूज किए जा सकते हैं? तो आपको ख्याल रखने की वाली बात है कि स्टॉइल वाटर, डिस्टिल वाटर भी यूज किया जा सकता है, नॉर्मल सलाइन भी यूज किया जा सकता है, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन भी यानी कि 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन भी यूज किया जाता है, बोरिक एसिड 2% यूज किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट 1:10,000 रेशियो में यूज किया जा सकता है, और एक्रिलेविन 1:10,000 रेशियो में यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट 1:5,000 रेशियो में यूज किया जाएगा, एसिटिक एसिड 1:400 के रेशियो में यूज किया जाता है। और ये पर्टिकुलरली सुडोमोनास का कोई इन्फेक्शन हो, यूटीआई ड्यू टू सुडोमोनास, उस टाइम पे ब्लड इरिगेशन किसे करते हैं? एसिटिक एसिड से करते हैं। तो ये सॉल्यूशन भी यूज किया जा सकता है। ये सारे सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक्स, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इनकी, तो इससे ब्लडर को वॉश किया जा सकता है। तो कंटिन्यूअस ब्लड इरिगेशन, स्पेशली प्रोस्टेट की जो सर्जरी है,
उस कंडीशन के बाद, ऑपरेशन के बाद किया जाता है। ब्लड क्लॉट्स, रिमेनिंग टिश्यू और डेब्रिस और स्लब्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है, जिसमें कंटिन्यूअस ब्लैडर वॉश चलेगा। और अगर सॉल्यूशन ऑफ चॉइस पूछा जाए तो ग्लिसरॉल और ग्लाइसिन है। वैसे हॉस्पिटल प्रैक्टिस में कॉमनली एनएस यूज किया जाता है। बाकी और अदर सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, डिस्टिल वाटर, बोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, एक्रिलेविन, एसिटिक एसिड, ये सब का भी इस्तेमाल किया जाता है। हो गया? हो गया क्या? कौन सा कैथेटर कितने समय तक लगा सकते हैं? प्लास्टिक वाला अप टू 1 वीक है। रबर और सिलास्टिक और जो लेटेक्स का बना होगा वो 2 to 3 वीक्स है। पॉलीविनाइल क्लोराइड वाला 4 to 6 वीक है। सिलिकॉन वाला बहुत लंबा चल सकता है, 2 to 3 मंथ चल सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रिटेंशन टाइम किसका है, तो याद रखना है सिलिकॉन का है। बाकी एग्जैक्ट इसकी कोई गाइडलाइन नहीं कि पॉलिश कितने दिन तक रखना है। अगर क्रस्टिंग नहीं है, ब्लोकेज नहीं है, लीकेज नहीं है और डेली अच्छे से पेरिनियल केयर और कैथेटर केयर हो रही है, तो जब तक चल रहा है रख सकते हो, जब तक चल रहा है रख सकते हो। फिर भी कोई रिस्क नहीं लेता यूटीआई की, इसलिए चेंज करवा देते हैं अगर किसी पेशेंट में लॉन्ग टर्म कंटिन्यू ही चलना है तो। जिसके भी लॉन्ग टर्म लगता है उसको मोस्टली सिलिकॉन कैथेटर ही लगाएंगे, क्योंकि हर हफ्ते थोड़ी चेक कराते हुए घूमेंगे चेंज कराने के लिए बार बार। तो जिसको भी लॉन्ग टर्म के लिए कैथेटराइजेशन की जरूरत है तो सिलिकॉन कैथेटर। कौन सा कैथेटर? सिलिकॉन कैथेटर। याद रखना है सिलिकॉन पे दो चीजें बन सकती है कि मैक्सिमम रिटेंशन टाइम किसका है, सिलिकॉन का है। इसलिए लॉन्ग टर्म किसी को कैथेटर है तो उसको कैथेटर कौन सा लगाएंगे? सिलिकॉन लगा देंगे। और ये सिलिकॉन फोटो में दिख रहा है ऐसा ही होता है। रूटीनली कैथेटर केयर होना चाहिए। रूटीनली कैथेटर केयर ट्वाइस ए डे होना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। और किससे करना है? बीटाडीन नहीं करते आजकल, ओनली नॉर्मल सलाइन, ओनली नॉर्मल सलाइन से क्लीन करना है। इसके अलावा पेरिनियम को पूरे सोप वाटर से वॉश किया जा सकता है। बाकी कैथेटर साइड उसको नॉर्मल सलाइन से क्लीन करना है, एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करते हुए नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर देना है। करते नहीं है, वार्ड में स्टाफ बहुत निकम्मे हैं। स्टूडेंट आते हैं उनसे करवाता हूँ मैं तो, स्टाफ तो करते नहीं है, क्योंकि कई मेल होते हैं, पेशेंट सारे फीमेल है। और जो फीमेल स्टाफ है वो भी काम चोरी मकारी कर देती है, तो फिर स्टूडेंटों को बोलते हैं जाओ 4-5 मरीजों को कैथेटर लगा, कैथेटर केयर करके आ जाओ, काम निकल जाता है ना। ये आपका एक्सटर्नल कैथेटर है जिसको कॉन्डोम कैथेटर बोलते हैं। ये प्लास्टिक और रबर का बना होता है। यहाँ सर्कुलेशन चेक करना है, एक बार जब लगा दिया तो सर्कुलेशन चेक करना है, बहुत टाइटली फिक्स नहीं करना है, अदरवाइज पेनिस की सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसके अलावा इसकी जो लिमिट है वो 24 घंटे ही है, 24 आवर्स में चेंज करना ही करना है। और ये मेनली किसमें यूज करते हैं? ओल्ड एज पेशेंट में, पैरालाइज पेशेंट में, और जिसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रखा हो, उन पेशेंटों में ये बार बार यूज किया जा सकता है, क्योंकि इनवेलिंग कैथेटर से रिस्क ऑफ यूटीआई बढ़ जाती है। इसलिए इन पेशेंटों के लिए सुटेबल कौन सा है? कॉन्डोम कैथेटर और एक्सटर्नल कैथेटर्स। बेटा नींद उड़ी नहीं तेरी अभी भी तू यूं यूं बहुत डिस्कम्फर्ट लग रही है, कौन दिक्कत है क्या? नहीं है अभी, ठीक है, नींद नहीं आ रही? आ रही है? तुम लिखो, साथ में लिखो। तुम कुछ नहीं लिख रही क्या? लिख रही है? हाँ ठीक है, डायग्राम बना ले तब तक, नींद आ रही है तो। नींद तभी आ रही है कि आपके अंदर वो जुनून, वो हौसला, वो लाख रुपए वाली आग नहीं है। एनवायरमेंट में इतनी आग है पर तुम्हारे अंदर खत्म हो गई। इतनी धूप पड़ रही है फिर भी नहीं आ रही वो आग, बाहर 48 चल रही है। मुझे लगता है उस आग से तुम अंदर की आग न्यूट्रलाइज हो गई है। लाख रुपए नहीं चाहिए क्या बेटा कि आग लगा ले सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में है। मेरे 3 लाख नहीं आए तब तक ही नहीं बैठता मैं तो। हुँ? तो पहले तुम लाख वाली आग को तो रखो, 3 तक तो बाद में पहुंचेंगे ना। हम्म। हाँ थक जाता है इंसान, है मान सकते हैं। देखो वो यूं दीवार गिर जाएगी हमारी, बेटा उधर घर है? तेरा पावर थोड़ी झेल पाएगी ये नाजुक दीवार है? ऐसे अंगड़े ली उस दीवार को यूं है। क्या गर्म हवा आ रही तो हाथ से यूं जा रही थी क्या हवा उधर? गर्म आ रही है भाई, मानसू एक मैसेज कर देना नीचे, पानी डाल दे ऊपर। हो गया ये? तो एक्सटर्नल कैथेटर 24 आवर्सली चेंज करना है। ओल्ड एज पेशेंट, पैरालाइज्ड पेशेंट और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वालों को ये कैथेटर का यूज करेंगे। और सर्कुलेशन चेक करना है, एक बार जब लगा दिया तो चेक करना है 30 मिनट बाद कि टाइट तो फिक्स नहीं कर दिया, टेप बहुत टाइट तो नहीं लगा दी, बस इतना चेक कर लेने का है। ये आपका इंटरमिटेंट कैथेटर, नॉन रिटेंशन कैथेटर, रबर कैथेटर, स्ट्रेट कैथेटर, इन एंड आउट कैथेटर, इतने सारे नाम और ये फोटो के साथ कई बार एग्जाम आया हुआ है। तो ये सीधा सीधा छपड़िया में चिपका लो इसको। K90 कैथेटर नाम से आता है हॉस्पिटल सप्लाई में। कलर को देख के पहचानने की जरूरत नहीं है, कलर अलग भी आता है। ठीक है, ये अपनी कंपनी मैन्युफैक्चरर अपने कलर से बना सकता है, बाकी कलर कोड इसका कोई फिक्स नहीं है। बस स्ट्रेट कैथेटर है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आगे कोई पोर्ट नहीं, कोई बैलून नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ 2 पोर्ट नहीं है नॉर्मल कैथेटर में, यहाँ 2 पोर्ट होगा ना, एक में होगा डबल ह्यूमन है तो एक और होगा, ट्रिपल है तो 3 हो जाएंगे। है तो ये ध्यान रखना है, यहाँ बैलून होगा उसमें, तो ये इसमें नहीं है। जिसे स्ट्रेट कैथेटर, नॉन रिटेंशन कैथेटर, इन एंड आउट कैथेटर, ये सारे नाम, इंटरमिटेंट कैथेटर, K90 कैथेटर, ये सब एक ही चीज है। ये इमीडिएटली ब्लैडर को एम्प्टी करना हो उस टाइम ब्लैडर एम्प्टी करवा दिया, वापस जब प्रेशर फील होगा तब फिर से पेशेंट को सिखा दिया जाता है, पेशेंट अपने आप ही करता है। जिसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन वाली प्रॉब्लम है तो पेशेंट खुद ही करता है, पेशेंट खुद ही ये कैथेटर डाल के प्रैक्टिस हो जाती है उसकी। रोज हॉस्पिटल थोड़ी आएगा, ये दिन में कितनी बार आएगा? तो बस उसको सिखा दिया जाता है, खरीदवा देते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर पे ये लगाते रहते हैं, पेशाब करते रहते हैं, बाथरूम जाने की जगह यही वाली है। तो तुम इसका नाम जरूर याद रखें। हो गया हो तो चलें आगे। हो गया भाई लोग?
ये देख पा रहे हो इसको? क्या फर्क है भाई साहब? टिप मुड़ी हुई है? मुड़ी हुई है, मुड़ी हुई। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ी है। सीधी कैथेटर टिप से पेशाब नहीं निकल रहा, यूरिन नहीं निकल पा रहा, टेढ़ा करना पड़ा। और क्यों करना पड़ा? बीपीएच है पेशेंट को। क्या है पेशेंट को? बीपीएच। कॉर्ड टिप बोलते हैं इस टिप को। क्या बोलते हैं? कॉर्ड टिप को कॉर्ड टिप बोलते हैं। और कॉर्ड टिप हमेशा यूज होता है बीपीएच में। किसमें होता है? बीपीएच। ये फोटो के साथ भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉर्ड टिप और टाइम टिप बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? कॉर्ड टिप और टाइम टिप कैथेटर। इसमें टिप राउंड है, कर्व्ड है ना? और ये मेनली एनलार्ज प्रोस्टेट वाले में डाला जाता है बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। इस वाली कंडीशंस में ये वाला कैथेटर यूज किया जाता है। कॉर्ड टिप और टाइम टिप बोलता है इसको, जिसमें कैथेटर का टिप कर्व्ड होगा। तो अभी तक यूरिनरी कैथेटर जहां तक आपने देखा, उसमें नॉर्मल पॉली कैथेटर डबल ह्यूमन और ट्रिपल ह्यूमन, और वो सिलिकॉन का हो सकता है, सिलास्टिक का हो सकता है, रबर प्लास्टिक का हो सकता है, और उसको इंडोलिंग कैथेटर कहेंगे। दूसरा एक्सटर्नल कैथेटर है, कंडोम कैथेटर बोलते हैं उसको। थर्ड जो कैथेटर है आपका स्ट्रेट कैथेटर है, इन एंड आउट कैथेटर कहलाता है। स्ट्रेट, इन एंड आउट, रबर कैथेटर, नॉन रिटेंशन कैथेटर, नॉन रिटेंशन कैथेटर। अब इसी में ये फॉलिस का ही टाइप है, इंडोलिंग कैथेटर है, फॉलिस ही है, बस टिप का फर्क है। टिप आगे से कर्व्ड है, तो ये मेनली एनलार्ज प्रोस्टेट वाले पेशेंट में डाली जाएगी ताकि इजीली चला जाए। लिख ली 2 लाइन है या कुछ रह गया? बहुत सारे टाइप है। और कॉर्ड हो गया तुम्हारा। कॉर्ड को हम टेपर टिप भी बोल सकते हैं। कॉर्ड टिप की जगह दूसरा नाम टेपर टिप भी हो सकता है, राउंड टिप भी हो सकता है। इजियर फॉर इंसर्शन व्हेन एनलार्ज प्रोस्टेट इज सस्पेक्टेड, यानी कि कॉर्ड टिप एनलार्ज प्रोस्टेट वाले में डालेंगे। दूसरा फॉलिस वाला नॉर्मल है, सिंपल यूरिटल कैथेटर है, बैलून नियर द टिप टू द एंकल, ये नॉर्मल फॉलिस है, ये तुमको पता है। मेलिकॉट, फेदर और मशरूम कैथेटर कौन से हैं? आगे यूं पंखुड़ियां जैसा वाला है, कैसा है? फूल खिला हुआ है। आगे फोटो दिखाएंगे। ये वाले यूजुअली यूज टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस of the kidney and can also use brom for the suprapubic drainage, especially nephrostomy drainage के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? nephrostomy drainage में यूज होता है। आगे फोटो के साथ आएगा, वहां देखना है। तो मेलिकॉट, पेदर और मशरूम कैथेटर, जिसका टिप का ही फर्क है, तो टिप आगे से दिखाएंगे तुमको। इसके बाद एक और होता है रॉबिन्सन। रॉबिन्सन का क्या मामला भाई? रॉबिन्सन स्ट्रेट कैथेटर विद मल्टीपल ओपनिंग इन द टिप है, इन द टिप टू फैसिलिटेट इंटरमिटेंट ड्रेनेज। रॉबिन्सन में क्या होगा कि स्ट्रेट कैथेटर होगा, बट उसके टिप पे मल्टीपल होल होंगे, मल्टीपल्स होल होंगे, और ये इंटरमिटेंट ड्रेनेज को हेल्प करने के लिए मल्टीपल स्पोर होंगे। फिर आता है आपका यूरिट्रिकल। यूरिट्रल क्या है? यूरिट्रल एक लॉन्ग सिलेंडर कैथेटर है, फोटो दिखाऊंगा यूरिट्रल का। विसल टिप किसका है भाई साहब? हैज स्लैंटेड लार्ज ओपनिंग एट इट्स टिप टू बी यूज्ड इफ ब्लड इज इन द यूरिन। अगर ब्लड के क्लॉट है ब्लैडर में, तो यहाँ इस विसल टिप में इसका मतलब है उसकी ओपनिंग जो पोर्स है, टिप के होल्स बड़े बड़े होल्स होंगे, तो ताकि ब्लड क्लॉट्स इजीली निकल सके, वो विसल टिप होगा। कैसा होगा? विसल टिप का मतलब सिंपल इतना ही है, होल लार्ज होंगे और थोड़े लॉन्ग होंगे, इलोंगेटेड होंगे। लार्ज, इलोंगेटेड, मल्टीपल पोर्स एट द टिप ऑफ कैथेटर, उसको हम विसल टिप बोलेंगे। और जब भी यूरिन में ब्लड सस्पेक्ट किए जाएंगे तो विसल टिप यूज होगा। तो क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि ब्लड में यूरिन आ रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, कौन से टाइप का कैथेटर, कौन से टिप वाला कैथेटर करोगे? तो याद रखना है विसल टिप है। फोर टिप बीपीएच में याद रखना है। मलिकॉट और बेदर नेफ्रोस्टोमी और सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन में भी यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट लिख लो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट के फोटो दिखाएंगे, टिप टिप कैसा है। ये जो रॉबिन्सन है, इसको हम कौन सा बोलेंगे? हाँ, रॉबिन्सन किसका एग्जाम्पल है? K90 इंटरमिटेंट इन एंड आउट रबर कैथेटर, नॉन रिटेंशन कैथेटर, उसी का एग्जाम्पल है रॉबिन्सन। किसका एग्जाम्पल? K90 का। तो पॉजिटिव बीपीएच में करेंगे मेलिकॉट, फेदर और मशरूम शेप वाला जो है वो डायरेक्ट नेप्रोस्टोमी में करेंगे। किडनी रीनल पेल्विस से ड्रेन आउट करना हो तो लेंगे, सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन करना हो तो यूज किया जा सकता है। तो रॉबिन्सन स्ट्रेट कैथेटर है, K90 वाला ही है। और जो आपको विसल टिप है, वो अगर यूरिन में ब्लड है, क्लॉट्स है, उस कंडीशन में यूज करेंगे, क्योंकि उसके ओपनिंग टिप पे जो ओपनिंग है, होल्स है, वो लार्ज होते हैं, ताकि क्लॉट इजीली पास आउट हो जाए। तो these are the types of catheter। ये आपको याद रख लेने का है। कॉर्ड टिप बीपीएच के लिए है, विसल टिप ब्लड में अगर क्लॉट आ रहे हैं तो होगा। रॉबिन्सन आपका वही सेम है, इन एंड आउट कैथेटर, इंटरमिटेंट कैथेटर, K90 कैथेटर है। मलिकॉट, फेदर और मशरूम कैथेटर नेफ्रोस्टोमी में यूज किया जाता है मेनली। और जो यूरेट्रिक कैथेटर है, वो यूरेटर के लिए यूज किया जाता है, उसका फोटो दिखाएंगे आगे। यूरेट्रिक स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए होता है, स्ट्रक्चर को ट्रीट करने के लिए होता है, कैथेटर डाला जाता है, बैलून इन्फ्लेट करते हैं, तो जो नैरोइंग है वो ठीक करते हैं।
हाँ लिखो। के साथ साथ नोट करना है ना बेटा। कर लिया। कर लिया। ओके। हाँ जी। क्या बेटा? नहीं, मेलिकोट का यूज है ना बेटा। मेलिकोट और पेजर और मशरूम इज यूज्ड टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम रीनल फेलिस ऑफ द किडनी एंड कैन आल्सो यूज्ड फॉर सुप्राप्यूबिक ड्रेनेज। उसके बाद नेक्स्ट वाला वो विसल के ऊपर वाला है यूरिट्रल कैथेटर। यूरिट्रल क्या काम आएगा? लॉन्ग सिलेंडर कैथेटर है पास्ट इनटू द यूरिटर। पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल वॉल्यूम यूरिन का कितना होता है भाई? पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है एक बार इंसान ने सू सू कर दिया, उसके बाद ब्लैडर में कितना यूरिन बचना चाहिए नॉर्मल है? जीरो। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा है क्या? है? ऐसा कर दिया? कहाँ पड़ा? रीनल सिस्टम में पड़ेगा ऐसा? जीरो। जीरो तो नहीं होता। नॉर्मली अप टू 50 ml को नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। अप टू 50 ml है मतलब बीमारी नहीं है, जीरो तो अच्छी बात है। अप टू 50 ml कंसीडर्ड एज नॉर्मल। अप टू 50 ml कंसीडर्ड एज नॉर्मल। ओल्ड एज है तो 100 ml तक नॉर्मल है। एल्डरली में 100 ml तक नॉर्मल माना जाएगा। और बाकी एडल्ट में अप टू 50 ml इज नॉर्मल। अप टू 50 का मतलब जीरो हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, उसको नॉर्मल ही माना जाएगा। हो गया लिख के अब? तो विसल टिप किधर लगाएंगे? ब्लड में। हाँ। यूरिन में अगर ब्लीडिंग आ रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, पेशेंट को हेमेटोरिया है, पेशेंट को अगर हेमेटोरिया है उस कंडीशन में विसल टिप यूरिनरी कैथेटर लगा देंगे। अगर पेशेंट को बीपीएच है तो कॉर्ड टिप लगाएंगे। इंटरमिटेंट कैथेटर पूछा है तो कौन सा लगाओगे? K90 और रॉबिन्सन्स। K90 और रॉबिन्सन्स कैथेटर। और नेप्रोस्टोमी में पूछ लिया या डायरेक्ट रीनल फेलिस से एस्पिरेट करना हो तो कौन सा है? मेलिकोट, पेजर और मशरूम शेप वाला कैथेटर लगाएंगे। बहुत बढ़िया हो गया। ये देखो कॉर्ड तुमने देखा है रॉबिन्सन स्टेट वाला या यूरिनल कैथेटर, ये देख रहा है फोटो में, देख पा रहे हो पतला से गाइड वायर शेप्ड कैथेटर होता है, पतला पतली ट्यूबिंग, उसके अंदर गाइड वायर होगा और गाइड वायर होगा, आगे बैलून होगा। ये यूरिटर स्ट्रक्चर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। डालेंगे स्ट्रक्चर पे आएंगे, स्ट्रक्चर यानी नैरोइंग। अगर यूरेटर नैरो है और उसको वापस खुलाना है तो क्या करेंगे? कैथेटर डालेंगे, नैरोइंग पार्ट तक आएंगे, फिर बैलून को इन्फ्लेट करेंगे और उसको क्या करेंगे? ब्रॉड करेंगे, नैरोइंग खोलेंगे उसकी। वो यूज करते हैं ये यूरिटल कैथेटर। तो ये गाइड वायर बेस्ड कैथेटर यूज फॉर यूरेट्रिक स्ट्रक्चर। यूरेट्रिक स्ट्रक्चर है, आगे और फोटो आएगा बड़ा जिसमें तुमको इजीली दिखेगा। इसका कुछ नहीं करना फिलहाल तुमको, कुछ नहीं करना है फिलहाल। ये मलिकॉड ऐसा होगा, तो मलिकॉड तुम पहचान लोगे, मशरूम से पकड़ियों वाला। तो नेप्रोस्टोमिक ड्रेनेज में यूज होता है। इसके अलावा इंटरकोस्टल ड्रेनेज इन एम्फाइमा इस कंडीशन में भी डाला जाता है। ऑल्सो यूज फॉर इंटरकोस्टल ड्रेनेज कैथेटर इन केस ऑफ एम्फाइमा। एम्फाइमा क्या है? हाँ, प्लूरल स्पेस में अगर पस हो गया है उसको रिमूव करने के लिए भी मेलिकॉट कैथेटर डाला जा सकता है। इन द प्लेस ऑफ टेस्ट ट्यूब, इन द प्लेस ऑफ चेस्ट ट्यूब, उसकी जगह पे भी यूज किया जा सकता है। और इसके आगे का जो ये ओपनिंग है मशरूम जैसी शेप है, ये बैलून का काम करता है और ये रिटर्निंग में हेल्प करता है कि कैथेटर अंदर रहे, बाहर नहीं आएगा इजीली। तो ये जो मशरूम शेप वाला है इसका टिप, वो इसके रिटेंशन में हेल्प करता है। तो मेलिकॉट कैथेटर मशरूम शेप टिप वाला कैथेटर है। नेफ्रोस्टोमी में यूज किया जाएगा, सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन में भी यूज किया जा सकता है और इंटरकोस्टल ड्रेनेज इन केस ऑफ एम्फाइमा। क्या हुआ, गाली निकाल रही है क्या? है मन में बोल रही है? गाली नहीं निकालना भाई। हो गया? शाबाश। अब देख लो अलग अलग तरीके के साइज वाइज, उम्र वाइज साइज कौन सी लगा देंगे। तो कैथेटर की साइज हम फ्रेंच में देखते हैं और फ्रेंच डिनोट्स दी आउटर डायमीटर ऑफ कैथेटर। और 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm। 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm। 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm। ऐसा कोई पूछे तो कर देना है। आप एज के अकॉर्डिंग है लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है कि अडल्ट फीमेल में पॉलिश कैथेटर का साइज आइडियली 14 से 16 और अडल्ट मेल में 16 से 18 लगाते हैं। ये तुम सबको पता होगा, लगाया है तो। नहीं गया हो तो भी कहीं पड़ा होगा। चाहे तो वेट मत लिखो भले ही, आपको चाहो तो ये वाला नहीं लिखो, ये लेस यूजफुल है। चाहो तो मत लिखो, साइज लिख लो डायरेक्ट।
तो कैसे था? बेड के पास था एकदम? ओ जब लगा इधर। हम्म, कौन सा हॉस्टल में था? इधर वाला? ऊपर वाले पे थे तुम? स्टेज स्टेज तो नहीं आए? आया एक क्या? दो आया? चलो ध्यान रखो थोड़ा। पीछे वाला पन्ना दिखा भाई। हम्म, स्टेटस ऐसा तो नहीं करता? स्टेटस कॉक तो नहीं? तो नहीं लिखा तूने यार? हम्म, कहाँ है मलिकोट? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ है मलिकोट? दिखाओ। हमको दिखाओ मलिकोट कहते किधर लिखा है? अरे पहले थोड़ी लिखा है मलिकोट, तो इससे पहले वाली है। कहाँ लिखा? दिखाओ। क्या लिखा है? अरे कहना मलिकोट थोड़ी होता है। हाँ जी, दूसरा मेरे पास स्टेज बाजा। लिख क्यों नहीं रहा? कहाँ लिखा है? तुम दिखा लो भाई, तूने लास्ट पेज में पॉइंट किया, तुम भाई तो नहीं कहीं? पुराना कहाँ लिख पूरा ये? गलती से मिस्टेक ना कर भाई। हम्म। हाँ, मशरूम खिलानी पड़ी तुझे। बेटा ऐसे करेगा इसमें तेरा नुकसान है, हमारा कुछ ना जाता है। सीरियस हो जा। हाँ बेटा। हम्म, 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 हाँ, क्वेश्चन सिंपल रख सकते हो। हम्म, हो गया लिख के? क्वाड्रेंट की साइज याद रख लेना है कॉमनली। ये लो भाई साहब। कल लालू जी की बीवी गोरी थी, अभी आज आलिया भट्ट व्हाइट गोरी विथ पर्पल बैग हाथ में लेके जा रही है। क्योंकि मेरे को पता है लालू जी पसंद नहीं है ना तुमको, तो इसलिए आज लड़कों के लिए आलिया भट्ट लाए। हाँ शादी हो गई उसकी, बच्चा भी हो गया, बट अब खुश होने की जरूरत नहीं है, रणवीर कपूर की बीवी है वो। और रणवीर कपूर एनिमल है। मूवी आई थी ना एनिमल उसकी। हाँ। तो ये 8 नंबर से चालू है। सट्टे वाले का कलर, 6 साइज वाले का कलर आप खुद याद रख सकते हो। ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा ये तुमने लिखा कहाँ? साइज लिख रही है अभी तो। हाँ तो लिखना पड़ेगा, लिख लो। तो आलिया भट्ट व्हाइट गोरी है पर्पल बैग के साथ। रील्स देख रही है क्या फोन में भाई? क्या कर रही है फोन में? क्या है ये? फोटो है? इतनी बड़ी टीवी, फोन से बड़ा स्क्रीन है? टीवी से बड़ा स्क्रीन है तुम्हारे फोन का? इतनी पास बैठी हुई है? कमाल करते हो भाई। अरे भाई ये याद करने का तरीका है, तुम्हारी मर्जी हो तो लिखो वरना मत लिखो। हाँ। हाँ बस कोई यूज नहीं करता, 26 का कोई जिक्र ही नहीं है इस दुनिया में, छोड़ दो तुम, लोड मतलब। एक्चुअली कहते थे कलर कोडिंग पे क्वेश्चन आया नहीं है, नहीं आता। अरे फिर भी आ गया तो तुम बोलोगे बताया नहीं ना। इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आने चाहिए। ज्यादा लोड मतलब 26 नहीं है, मत लिखो, तुम्हारे दिमाग में वही वही चल रहा है, मत लिखो इसको, लो हटा दो। ये ब्लैक नहीं है, पिंक हो गया, लो तुम्हारा फेवरेट कलर। कलर मन से, मुंह से ना लिखे और मन से कलर ना भरे। सिर्फ जो लिखा है वो चुपचाप रह के हाथ से लिख ले बस, मुंह को बंद करते हुए हाथ से लिख लेने का। कुछ लोग इस फोटो खींचने की आड़ में मैसेज कर रहे हैं, रील देख रहे हैं। बहाना है, मुझे तो क्या फोटो खींचा सर लिखने के लिए। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होता है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होता है? हाँ सिक्स सेंस ठीक है। ये अगर नॉर्मल है तब तो सिक्स सेंस कहलाता है, और जब ये abnormal हो जाता है तो एक्स्ट्रा कंबाइन हेलुसिनेशन हो जाता है ना। तो कई लोग फोन लेके ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे वो लिख रहे हैं और मुझे पता नहीं चलने दिया, गजब की चालाकी कर ली है। एक्चुअल में मुझे पता चलता है कौन लिख रहा है या कौन नहीं लिख रहा है। मुझे ज्यादा नुकसान नहीं है उससे, इसलिए मैं ज्यादा डांट नहीं रहा बार बार। तो ऐसी हरकतें ना करें। इसमें क्या है बेटा, घाटा तुम्हारा होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। हम्म, तो ऐसा ना करें। हो गया? हो गया क्या भाई? नहीं हुआ? जल्दी करो जल्दी करो, क्या पूरा लगा के निकालना भी है भाई, जल्दी करो।
हम्म, सोना नहीं है बालिके। हम्म, हाँ, नहीं हुआ, जल्दी करो भाई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर तुमको देना है। अब हो गया, इतना ज्यादा मत लिखो भाई, बस उतना ही लिख लो। स्लो एंड पेनफुल यूरिनेशन इज नोन एज, स्लो एंड पेनफुल यूरिनेशन इज नोन एज, क्या है भाई साहब? स्ट्रंगरी, डिसयूरिया, अर्जेंसी एंड हेजिटेंसी। हम्म, बी, पक्का? हेजिटेंसी का मतलब क्या होता है? हेजिटेंसी मींस, हाँ, डिफिकल्टी इन इनिशिएशन और मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ यूरिन। डिफिकल्टी इन इनिशिएशन, इनिशिएशन और मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ यूरिन। अर्जेंसी का मतलब स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर यूरिनेशन, स्ट्रॉन्ग अर्ज, सुसु अंदर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर यूरिनेशन। डिसयूरिया, डिफिकल्ट एंड पेनफुल यूरिनेशन, एंड स्ट्रंगरी इज स्लो एंड पेनफुल यूरिनेशन। कैसे लगा ये? जोर का झटका है, जोरों से लगा। तो मैं पागल नहीं हूं कि तुमको डिसयूरिया पूछूंगा इस स्टेज पे आके। ये क्वेश्चन ही इसीलिए है कि इसका आंसर डिसयूरिया नहीं है, अदरवाइज इतना बेसिक क्वेश्चन डिसयूरिया कोई नहीं पूछेगा। तो ये टर्म तुमने सुना कभी? डिसयूरिया में स्ट्रंगरी हो सकता है? डिसयूरिया में स्ट्रंगरी हो सकता है। स्ट्रंगरी इज अ टाइप ऑफ डिसयूरिया इन विच पेनफुल एंड स्लो यूरिनेशन, पेनफुल एंड स्लो यूरिनेशन। तो ये शब्द जो है बहुत वजनदार था, इसलिए क्वेश्चन बना दिया गया है। हम्म, किसी एक बच्चे ने भी नहीं सोचा कि ये काहे ऐसा, काहे सोचोगे भाई? सोचना तुम्हारा काम थोड़ी है। हाँ, ज्यादा सोचना नहीं, घुटने में दर्द होता है, ज्यादा नहीं सोचेंगे भाई, नहीं। और घुटने में बहुत यूजफुल है, अभी अभी उम्र क्या है तुम्हारी, घुटने का बहुत काम है। कोई नहीं, बचाओ भाई, घुटने बचाओ तुम। लिख लिए 4 वर्ड, क्योंकि ये श्राप है तो दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि इतनी अच्छी हैंड राइटिंग एक ही बार लिखी जा सकती है, बार बार वो वर्ड नहीं लिख सकते। चलो, पड़ोसी ने लिख लिया, बेटा उधर देख ले, इतनी भूख क्यों रही है, उधर देख ले। हाँ भाई साहब, क्या पोजीशन देंगे? देखो, डोर्सल लिगामेंट पोजीशन और फ्रॉग पोजीशन फीमेल के लिए है, ये किसके लिए है? और मेल के लिए सुपाइन पोजीशन देंगे। क्लीनिंग कैथेटर लगाते टाइम क्लीनिंग कहां से कहां तक करेंगे? क्वेश्चन आया हुआ, ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनमें सीधा क्वेश्चन ही है, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वहां तुम्हारा मामला कंफ्यूज होके फ्यूज हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना है कि क्लीनिंग कहां से कहां तक करना है। तो फीमेल क्लाइंट में डन फ्रॉम यूरिथ्रल ऑरिफिस टू एनल ऑरिफिस, यूरिथ्रल ऑरिफिस से स्टार्ट करना है, एनल ऑरिफिस तक जाना है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्रंट टू बैक। इसको दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे? फ्रंट टू बैक बोल सकते हैं। अगर मेल पेशेंट का है तो फोरस्किन को रिट्रैक्ट करना है और अपवर्ड एंड फॉरवर्ड उसके 90 डिग्री एंगल में होल्ड करना है, और क्या करना है? सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है, सेंटर टू पेरिफेरी। क्या करना है? सेंटर टू पेरिफेरी। तो दोनों पोजीशन और क्लीनिंग फॉर मेल एंड फीमेल दोनों याद रखने हैं वर्ड। और क्लीनिंग हमेशा स्टाइल टेक्निक में हम किधर से किधर करते हैं? मोर क्लीन टू लेस क्लीन, मोर क्लीन टू लेस क्लीन। दूसरे वर्ड में बोला जाए तो लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। ये हर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये किसी भी चीज में यही प्रोटोकॉल और यही प्रैक्टिस फॉलो करना है। सर इतना ज्यादा क्या लिख रहे हो? फीमेल पेशेंट को कैथेटर लगाते टाइम डोर्सल रिकमेंड पोजीशन और फ्रॉग पोजीशन देंगे, जिसमें पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा होगा और नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड होंगे और लेग सेपरेटेड होंगे, लेग सेपरेटेड होंगे, इस पोजीशन को फ्रॉग पोजीशन कह सकते हैं। मेल पेशेंट में सुपाइन पोजीशन देंगे। इसके अलावा क्लीनिंग हमेशा तुमको पता है, मेल में सेंटर टू पेरिफेरी करेंगे और फीमेल में फ्रंट टू बैक करेंगे, फ्रंट टू बैक। अब हम चले आगे। अच्छा रुके रहे, एक बात,
हो गया? अभी हुआ? क्या हुआ? अच्छा समझा रही थी कुछ, या कह रही थी खाने में 3 रोटी खाना तू? हुँ? तुमको समझा रही थी ना कुछ? चलो कोई बात नहीं, 5 खा सकती हो बेटा, पैसे दिए तुमने। चुप रहो बे, लिखो चुपचाप। लिखा नहीं है? लिख लिया? हाँ, तो लिख लिया तो अगला लाया हो ना। तुम कितना भी वो कर लो, आज तो कैथेटर लगा के पूरा निकाल के छोड़ेंगे इसको। कैथेटर के साथ घर नहीं भेजा जा सकता। ये रिस्क इन्फेक्शन वाली मैं नहीं ले सकते, यहाँ कैथेटर रिमूव करके ही जाएंगे। चलो। अरे भैया जेली के बिना नहीं लगाना है, जेली जेली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कितना लुब्रिकेट करेंगे। जाइलोकेन जेली लोकल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल करते हुए फीमेल में लगा रहे हैं तो 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक कैथेटर का टिप को लुब्रिकेट करेंगे। मेल में कितना कर देंगे भाई? 5 से 7 इंच। इंसर्ट कितना करना पड़ता है कैथेटर को? मेल में 7 टू 9 इंच और फीमेल में 3 इंच कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। इतनी सी बात है। नहीं और बात है, अभी तो गुब्बारा फुलाया कहाँ, अभी तो बैलून इन्फ्लेशन बाकी है, अदरवाइज कैथेटर रिमूव हो जाएगा। भैया कल तक अगर बैलून इन्फ्लेट नहीं रहा तो कैथेटर रहेगा नहीं। इसलिए बैलून इन्फ्लेशन नेसेसरी है, हो सकता है निकालें कल, पर बैलून तो इन्फ्लेट करेंगे। ये तुमको पता है, बैलून इन्फ्लेशन में हमेशा डिस्टिल वाटर और स्टाइल वाटर का इस्तेमाल करना है, एनएस का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एनएस क्या है? सॉल्ट है, क्रिस्टल फॉर्मेशन बन जाएगा। तो जब हम कहते हैं रिमूव करेंगे तो डिफ्लेट नहीं होगा। कब क्या होगा? डिफ्लेट नहीं होगा। तो डिफ्लेट नहीं होगा तो रिमूवल में दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमेशा स्टाइल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। जो बैलून की कैपेसिटी होती है वो 5 ml से लेकर 30 ml होती है। आइडियली 10 से 15 ml से बैलून को इन्फ्लेट करते हैं। हाथ दुखे? क्या करोगे इन नाजुक हाथों का जो नोट्स नहीं लिख सकते? कि हाथ हमको दे दो तुम, ताकि मैं काट दूं इनको। क्या करोगे इस हाथ का जो लिख नहीं पा रहा भाई? है? खाना बनाते थोड़ी हो, खाते हो सिर्फ। आगे एक वक्त आएगा कि खाना बना के खाना पड़ेगा। ड्यूटी भी करोगी, खाना बना के भी खाओगी, और झाड़ू पोछा भी करोगी। अभी तो क्या है, सिर्फ लिख रहे हो। अच्छा टाइम चल रहा है, एंजॉय करो इसका, लिखना और लिखो। मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा कल। ये स्लाइड हो गई, देखो इधर स्टाइल वाटर डालेंगे, बैलून से इन्फ्लेट करेंगे और स्टाइल वाटर से ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन आ गया, ये भी आगे चलेंगे आंसर के साथ। सी नहीं है, कल पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है कोई बात नहीं, तुम थके कोई बात नहीं, कल लिखना, रिवीजन करो। आप पूछूंगा क्वेश्चंस। चलो तुम तीनों खड़ी हुई, तुम ही से पूछेंगे हम। तुम तीनों ही हुई थी, तो तीनों से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेटा रॉबिन्सन नाम का जो कैथेटर है वो कौन सा कंडीशन में यूज करेंगे? वेरी गुड। रॉबिन्सन को हम स्ट्रेट टिप कैथेटर बोलते हैं, K90 कैथेटर है। कॉर्ड टिप किसमें करेंगे बेटा? कॉर्ड टिप, कॉर्ड मुड़ा हुआ, हाँ प्रोस्टेट में करेंगे। विसल टिप किसमें करेंगे बेटा?